Hello everyone, good afternoon. This is Dr. Nadifa. I'll be teaching you today excretion and osmoregulation. Okay, so हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना है और हमने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया है I'll be letting you know shortly. But before that, let me tell you why excretion is important to know. Like I all know that तुमने 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में लाइफ प्रोसेस चैप्टर में ये पढ़ चुके हो कि किडनीज आर द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़े. बट टुडे यू विल बी टेकिंग दिस चैप्टर ऑन अ नेक्स्ट लेवल. यानी कि आप अगर नीट स्टूडेंट हो, अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपका एक बेसिक टॉपिक होता है. आपका एक सिस्टम फॉर्म है, जैसे कि हमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो आज का हमारा टॉपिक है, I will be explaining you what is excretion and what is osmoregulation. I will be letting you know what is nitrogenous waste और why excretion is important. ये excretion किन चीजों का होता है, ये हम एक just glance देखेंगे. But today's topic we will be focusing mainly on human excretory system. Kidneys देखेंगे हम, longitudinal section of kidneys देखेंगे और structure of nephron and types of nephron. Okay, so as I start, I'll let you know about each topic in detail. So firstly, what is excretion? So excretion is the removal of metabolic waste. Metabolic waste from the body. अब आप बोलोगे कि मेटाबॉलिक वेस्ट कौन से वेस्ट हो गए. सो बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं. ये लाइफ प्रोसेस, ये जो हमारा लाइफ एक सिंगल सिंगल सेल है, इनके बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन. सो यहाँ पे जितने भी फॉर्मेशन रिएक्शंस होते हैं, जिसको हम एनाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शंस बोलेंगे, दीज आर इन टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म हम बोल सकते हैं इसको. तो जो हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेंगे, मेटाबॉलिज्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट हुआ है, उन वेस्ट को बॉडी से निकालना बहुत जरूरी होता है. अगर ये बॉडी से नहीं निकलेंगे तो ये हो जाएंगे बॉडी के लिए टॉक्सिक या हजार्डियस. ठीक है, तो अब ये कौन से ऐसे वेस्ट है जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, जैसे कि हम कहेंगे इनको नाइट्रोजनस वेस्ट. वी विल कॉल इट एज नाइट्रोजनस वेस्ट. नाइट्रोजनस वेस्ट है वो जिनके पास होता है अमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप. अब नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली हम अमोनिया को बोलेंगे, यूरिया को बोलेंगे, यूरिक एसिड को बोलेंगे. अब लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल ऑफ दिस दैट कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, बिकॉज दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट सेशन. सो टुडे वी विल बी डीलिंग दैट हाउ किडनी प्लेज अ रोल इन रिमूवल ऑफ दिस एक्सक्रीटरी वेस्ट. सो इसके अलावा भी अपने पास गोनोटेलिक होता है, और गोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, अमीनोटेलिक है. दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. ओके, सो इनको जैसे ही बॉडी में बनता है वैसे ही इनका निकालना बहुत जरूरी हो जाता है. सो ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स आर मोस्टली अमोनोटेलिक इन नेचर. Mammals are ureotelic in nature. Birds and reptiles, desert animal are uricotelic in नेचर. सो ये हमने लास्ट क्लास में देख चुके हैं. सो लेट्स बिगिन. सो ये इसीलिए हमें आज जस्ट आपको मैंने इंट्रोडक्शन देना है कि एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ दिस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. एंड सेकेंड, व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन इज मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर लेवल इन द बॉडी. ओके, सो बॉडी का एक ऑस्मोलैरिटी है, ब्लड का एक ऑस्मोलैरिटी है, वो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है. यू नो, इन हैविंग अ बैलेंस बिटवीन बोथ योर वाटर एंड सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी, लाइक नमक, NaCl. सो दैट इज एन ऑस्मो रेगुलेशन. इसके अलावा ऑस्मोलैरिटी पे बेस्ड हमारे पास एनिमल्स भी होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर, ऑस्मो रेगुलेटर्स, बट दैट वी हैव ऑलरेडी डेल्ट इन द लास्ट क्लास. सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक्स. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. फिर हम इसमें देखेंगे लॉन्जिट्यूड सेक्शन ऑफ किडनी.
लॉन्जिट्यूडल सेक्शन ऑफ किडनीज। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। जैसे ही हमने टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़े और हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़े, हम टाइप्स ऑफ किडनी भी देख लेंगे, बिकॉज अभी तो आपके लिए किडनी ही एक ऑर्गन है जिसे हमें एक्सप्लेन करना है। सो व्हेन यू आर वेल वर्स्ड विद व्हाट एग्जैक्टली इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, हम उसके बाद में टाइप्स ऑफ किडनी भी देख लेंगे, जैसे कि मेटानेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक किडनी कौन से एनिमल्स में होती है, क्या डिफरेंस होता है हमारे किडनीज में और मीजोनेफ्रिक किडनीज में, हम ये देखेंगे। सो फर्स्ट लेट्स हेड ऑन टू ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। Okay, so here let me just draw a pair of kidney. So यहाँ पे मैंने राइट किडनी को थोड़ा स्लाइटली लोअर किया है टू शो एनाटॉमिकली एक्यूरेट। इसका रीजन ये है कि दिस इज लोअर, right kidney is lower than the left kidney by 1.2 centimeter due to the presence of liver। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गन आ जाएगा? लिवर आ जाएगा। तो दिस इज, बच्चों को राइट और लेफ्ट में भी कंफ्यूजन होता है। इट्स लाइक सी इन बायोलॉजी, दिस इज माय राइट, सो दिस विल रिमेन माय राइट इवन इफ आई टर्न दिस साइड। ओके, सो दिस विल बी माय राइट किडनी, दिस विल बी माय लेफ्ट किडनी। ओके, सो दिस इज योर right kidney, this will be your left kidney। Okay, now kidney, on top of kidney you can say there is an A-shaped gland, there is a A-shaped gland present on the kidney। आप इसको अपर पोल ऑफ किडनी भी कह सकते हैं, that this particular pole na, this is an upper pole of kidney। so if I want to maintain the symmetry of colors, दिस इज द अपर पोल ऑफ किडनी। सो इवेंचुअली ये कौन सा पोल हो गया? लोअर पोल हो गया किडनी का। ओके, अब हम कहेंगे कि ये जो आउटर सरफेस है ये कॉन्वेक्स सरफेस है। सो दिस इज द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ किडनी। सो दिस इज कॉन्वेक्स आउटर सरफेस ऑफ किडनी। और ये वाला जो है दिस इज द कॉन्केव सरफेस। तो हम इसको कॉन्वेक्स, सॉरी concave surface of the kidney। So upper pole, lower pole, convex surface and concave surface। Okay, so on the upper pole we have an A-shaped gland जिसको हम कहेंगे adrenal gland। Okay, so since it's come from A, so we call it as adrenal gland। Okay, adrenal gland is located on top of the kidney, so we can also call it as suprarenal gland। Okay, suprarenal gland। अब यहाँ पे renal का मतलब भी क्या होता है? किडनी। ओके, सो renal का मतलब क्या है? यहाँ पे किडनी, located above or on top of the kidney, that does mean supra। So come back to kidney now। so यहाँ पे in human excretory system we have a pair of kidney, we have a pair of kidney। How is the shape of this kidney? I can say that it is bean shaped, bean shaped, convex भी है। convex कहाँ से है? outer margin of the kidney is convex, inner margin of the kidney is concave, है ना? concave inner margin है। डायमेंशंस सबसे ज्यादा एनसीईआरटी में डायमेंशंस भी दिया हुआ है। सो डायमेंशंस यस, अगर हम फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो हम किडनी जब हाथ में लेंगे, सो द किडनी इज अप्रोक्सीमेट अराउंड दिस साइज, दैट मीन्स दिस कम्स टू अराउंड अप्रॉक्स 10 to 11 centimeter। सो द लेंथ ऑफ द किडनी इज, the length of the kidney is how much? Length is 10 to 11 centimeter and width is around 5 centimeter, thickness is around 2 to
3 centimeter. And the next is weight of the kidney. This is an approx weight which we take from 120 grams to 170 grams. 120 grams to 170 grams. Okay. Now, coming back, what is the next structure? So this is a pair of kidney. Okay. तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में से सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गया. ये हमारा सबसे क्या हो गया? एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया. किडनी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. तो बाकी के भी एनिमल्स है, आपने लास्ट सेशन में देखा रहेगा जब हम ये चैप्टर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन स्टार्ट करते हैं. सो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर कौन से एनिमल्स है जिनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, किसी का मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है, क्रस्टेशियंस के अलग है, एंड वेरियस एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक फ्लेम सेल्स होते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया में, एंड दोज हु मेंटेन ऑस्मोरेगुलरिटी आल्सो एंड एक्सक्रीशन भी काम करते हैं. सो देन यू हैव दिस कॉक्सियल ग्लैंड्स, केबर्स ऑर्गन एंड ऑल, एंटीनल ग्लैंड्स, ये सारे प्रेजेंट होते हैं. सो राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन ह्यूमन. सो हम ये किडनी एज एन ऑर्गन ले रहे हैं. इसके अलावा मैं ये भी बता दूं, एनसीईआरटी में एंड वाले पार्ट में उन्होंने बताया है कि हाउ लिवर ऑल्सो प्लेज अ रोल इन एक्सक्रीशन, हाउ गट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन. लिवर एंड गट साथ में है. एंड सिबेशियस ग्लैंड कैसे एक्सक्रीट करेंगे, सीबम क्या एक्सक्रीट करेंगे, एंड सीबम आई मीन स्वेट ग्लैंड क्या एक्सक्रीट करेगा, कॉम्पोजिशन क्या होगा, और हमारा लंग्स ये भी एक रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन में क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है. सो राइट नाउ अपार्ट फ्रॉम किडनी बीइंग आवर मेजर ऑर्गन, हमारे पास जो दूसरे ऑर्गन्स है वो मैंने अभी आपको एनलिस्ट कर दिया, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, देन यू हैव योर लिवर एंड gut. Okay, but our prime focus with respect to sticking to this topic is the kidney. Then ये वाले concavity को हम एक replace कर देंगे जिसे हम बुलाएंगे हाइलम. क्या बुलाएंगे हम इसको? हाइलम. So this concavity is called as हाइलम. अब हाइलम से यूरेटर एक 20 to 25 सेंटीमीटर का ये स्ट्रक्चर है जिसे हम यूरेटर कहते हैं. इसका एक ही फंक्शन है, टू कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी. किडनी ने जो यूरिन बनाया उसे ब्लैडर तक लाना. सो दीज आर अ पेयर ऑफ यूरेटर्स. सो हमारा नेक्स्ट कौन हो जाता है यहां पर? अ पेयर ऑफ यूरेटर है ना. सो 20 to 25 सेंटीमीटर इन लेंथ. क्या कैरी कर रहा है ये बच्चों? कैरीज व्हाट? यूरिन. कैरीज और ट्रांसफर यूरिन. कहां पे? देयर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर हियर. देयर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर हियर जिसे हम क्या बोलेंगे? ब्लैडर. व्हाट आर वी गोइंग टू कॉल दिस structure? Urinary bladder. Why urinary bladder? Because simple, it is going to store urine. इसका भी capacity होता है urinary bladder, and this ureter will be opening here, और यहां से जो है ये पास होगा, ये जो एंड है इसे हम कहेंगे यूरेथ्रा. सो ये सिंगल यूरिनरी ब्लैडर. हमारे पास एक यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा. ओके. यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या हो जाएगा? स्टोर्स किडनी. व्हाट डज इट डू? इट स्टोर्स यूरिन. इट स्टोर्स यूरिन. ओके. सो ये इसे हमने क्या नेम किया था यहाँ पे? लिवर. Okay, this was just for your information. So you have a pair of kidney, a pair of ureter, and a urinary bladder and a urethra here. Now जहां से urethra का passage होगा, like let's say यहाँ urethra ये पूरा ऐसे continue होगा, urethra ये आगे भी continue होगा. So there is a hole here for the passage of urine. This forms a ट्राइगोन. क्या बोलेंगे हम इसे? ट्राइगोन. बिकॉज जो स्ट्रक्चर बना है ये रफली ट्रायंगल है. एंड द मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर
डेट्रोसल मसल। ओके, तो ये है हमारा एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस एंड व्हेन वी वर लुकिंग एट द डायमेंशंस लेट मी आल्सो टेल यू वेयर इज इट लोकेटेड। ऑब्वियसली मैंने लिवर के नीचे तो बता दिया आपको, लेकिन ये डोर्सोलैटरली प्रेजेंट है। ओके, इट इज नॉट इन अब्डोमिनल, यहाँ पे नहीं है, इट इज इन द पोस्टीरियर अब्डोमिनल कैविटी एंड इट इज डोर्सोलैटरली प्रेजेंट। सो इफ आई वांट टू गिव यू एग्जैक्ट रेफरेंस, तो जब हमारा वर्टिब्रल कॉलम पास होता है, वर्टिब्रल कॉलम का जो थोरैसिक T12 होता है, लाइक थोरैसिक वर्टिब्रा जो 12th बोन होता है, और लंबार थोरैसिक T12 और लंबार थर्ड वर्टिब्रा के बीच में जो होता है हमारा किडनी ऑन द आइदर साइड। ओके, so this is all about the human excretory system in general. Now we will pick up the longitudinal section of the kidney as our next topic. Before proceeding, I just want to memorize this bean shape organ located dorsolaterally posterior to the abdominal wall, have one pair of ureter, one pair of kidney. Glands on the kidney are called as adrenal gland, which is located above, also called as suprarenal gland. Then the ureters, which passes the urine and carries the urine to the urinary bladder. Urinary bladder is a storage house of urine till the micturition reflexes passed on. And urethra is also different in male and female. So like male will be having a longer urethra around 15 to 20 centimeter. This you will be seeing in human reproduction chapter also. And female have a shorter urethra. So there is a different opening for the urethra. They're called as urethral opening. So let's start with the longitudinal section of the kidney, the second part of today's lecture. The next topic. The longitudinal section of the kidney. So यहाँ पे हम सिर्फ एक ही किडनी बनाएंगे and we will see in detail. So outer, again revising, outer convex, inner concave. This concavity was known as a hilum here. एंड यहाँ से हमने क्या दिखाना है, पहला अब ये चीज हमें बताना है कि ब्लड वेसल्स, नर्व्स विल एंटर द किडनी, यूरेटर विल लीव द किडनी। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लड वेसल्स, नर्व्स, दिस एंटर्स द किडनी, एंटर्स द किडनी। ओके, अब ब्लड वेसल्स में भी जो रीनल आर्टरी है, अब ये मैंने क्या कहा था लास्ट इसमें कि रीनल इज अ वर्ड विच विल बी यूजिंग फॉर किडनी, राइट? सो आर्टरी विच सप्लाइज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी विल बी कॉल्ड एज रीनल आर्टरी। सो रीनल आर्टरी विल डेफिनेटली, इसको ब्लड देना है ना किडनी को, तो ये एंट्री करेंगी। सो द रीनल आर्टरी है तो चलो हम रेड से बना देते हैं इसे, विल मेंटेन द यूनिफॉर्मिटीज ऑफ द कलर। Renal artery is going to enter and renal vein is going to leave the kidney carrying the deoxygenated blood, and then you have this ureter. Okay, ureter which carries the urine. So let me just label, this is renal artery. Renal artery, renal artery ये किसके ब्रांचेस आए हैं? ये एओर्टा, जो डिसेंडिंग एओर्टा बॉडी के अंदर नीचे ऑर्गन्स को ब्लड देता है ऑक्सीजनेटेड, सो इट विल डिवाइड फर्दर सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये रीनल आर्टरी वहां से डिवाइड होकर अंदर जाएगा और ये क्या हो जाएगा? रीनल वेन। ओके, रीनल वेन, और ये हो गया यूरेटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे सिंस आई हैव रिटन इट हियर, I will just erase it from here so that we can get space for labeling. Okay,
नाउ दिस किडनी, नेचर ने आपको ऑर्गन्स जितने भी दिए हैं ना बच्चों, उसको एक प्रोटेक्शन के साथ दिया है। लाइक अगर हम लंग्स की बात करें और हार्ट की बात करें, सो एंटीरियरली वेंट्रली हमारे पास स्टर्नम है, रिब्स है, पोस्टीरियरली हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम्स है और लैटरल भी रिब्स है, नीचे डायफ्राम है। सो हार्ट इज अ वाइटल ऑर्गन, लंग्स इज अ वाइटल ऑर्गन, सो इट इज प्रोटेक्टेड वेल इन अ रिब केज, है ना। एंड डायफ्राम भी नीचे से है। एंड देन अब्डोमिनल कैविटी के जो ऑर्गन है उन सबको कैप्सूल्स है। ओके, सो लाइक किडनी है, अगर इसके पास कैप्सूल है, एक फाइब्रस स्टफ कैप्सूल है, तो ये जितना भी स्ट्रेंथ या इंजरीज या वट एवर कोई एक्सीडेंटल केसेस में या फिर कोई गिर गया, तो अगर किडनी अच्छे से सही सलामत है, तो लेट्स से कि जो इंजरी है, जो प्रेशर है, वो किसी और चीज ने ले लिया, सो इसलिए इसके पास कैप्सूल जरूरी है रहना। तो नेचर हैज गिवन इट एज अ टफ कैप्सूल, जिसे एनसीईआरटी भी कहती है, रीनल कैप्सूल है इसका नाम। सो दिस आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द कैप्सूल, sorry, of the kidney is called as renal capsule. This is also made up of fibrous connective tissue. किससे बना है ये? Fibrous connective tissue. It is made up of fibrous connective tissue. इसके अलावा इसके ऊपर एक फैटी लेयर है, एडिपोज टिश्यू का बना हुआ लेयर है। उस लेयर का नाम क्या है? एडिपोज टिश्यू से बना है, फैट लेयर है। सो ये हमारा सेकेंड लेयर हो जाता है। सेकेंड लेयर मतलब रीनल कैप्सूल के ऊपर वाला लेयर। सो दिस इज द एडिपोज और द फैट लेयर। ओके, और अब जो लास्ट लेयर है उसे हम रीनल फेशिया कहते हैं। रीनल फेशिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है, आप कह सकते हो कि जो अब्डोमिनल वॉल है, अब्डोमिनल वॉल से अटैच करके रखता है। ऑब्वियसली इफ यू आर जंपिंग एंड डांसिंग, क्या आपकी किडनी राइट वाली किडनी लेफ्ट की जगह पे आती है? Okay, doesn't happen, right? I know it is kind of funny, but does your organ lose your place? No, they are always in a proper position because there is a packaging tissue, there is some fatty tissue which is keeping them and holding them in place. So यहाँ पे अगर मैं भी देखूं तो वो लास्ट लेयर कौन सा रहेगा? Renal fascia. This connects the kidney to the abdominal wall and holds the kidney on position. ओके, सो ये हो गया। आउटर से इनर जाएंगे तो फर्स्ट इज रीनल फेशिया, देन एडिपोज टिश्यू एंड देन रीनल कैप्सूल। इनर टू आउटर जाएंगे तो रीनल कैप्सूल, एडिपोज एंड देन रीनल फेशिया। ओके, नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, नाउ द किडनी हैज टू पार्ट्स। किडनी हैज टू पार्ट्स। बाहर वाला पार्ट मैं बना दूं तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स। हम क्या बोलेंगे इस पार्ट को? रीनल कॉर्टेक्स। द रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट्स ऑफ द, नॉट आउटर, आउटर तो बाउंड्री हो गया जो अभी हमने देखा। अब किडनी के अंदर आ गए हैं हम। वी आर एक्चुअली स्टडिंग द मेन ऑर्गन किडनी इनसाइड। सो दिस रीनल कॉर्टेक्स, सो अगर मैंने कहा आपको कॉर्टेक्स, अगर ये किडनी है तो इसके दो भाग है। ये वाला हो गया कॉर्टेक्स और ये वाला हो गया अंदर वाला मेड्यूला। ओके, सो एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज medulla. But since it belong to kidney, we can also call it as renal medulla. So renal cortex ये बाहर का जोन हो गया। हाँ, जोन इज द राइट वर्ड। रीनल कॉर्टेक्स ये बाहर का जोन हो गया, रीनल मेडुला जो है ये अंदर का जोन हो गया। नाउ अब ट्रायंगल्स है, देयर आर वेरियस ट्रायंगल्स जिसको हम रीनल पिरामिड बोलेंगे, या फिर ये मेडुला के अंदर है इसीलिए हम इसको मेडुलरी पिरामिड्स भी बोल सकते हैं। सो देयर आर 10 to 15 मेडुलरी पिरामिड्स। तो मैंने अभी यहाँ पे कितने बना दिए? मैंने यहाँ पे 6 बना दिए हैं, लेकिन टोटल ये जो रीनल पिरामिड्स के नंबर्स होते हैं ये कितने होते हैं? वी कैन कॉल इट एज रीनल पिरामिड्स क्योंकि ये किडनी के अंदर है, और या फिर आप इसे कह सकते हो मेडुलरी पिरामिड क्योंकि ये किडनी के मेड्यूला जोन में है। मेडुलरी, मेडुलरी पिरामिड, मेड्यूलरी पिरामिड। ओके, तो ये कितने हैं नंबर में? ये होते हैं
10 to 15। अब कुछ बुक्स इनको 15 to 16 या 15 to 20 भी कहती है। So this is the base of this pyramid. Okay, this is the base of this pyramid and this is the apex. Apex के यहाँ पे एक पॉइंट मैंने नेम किया है जिसे मैं कहूंगी रीनल पेपिला। इसे हम क्या कहेंगे? रीनल पेपिला। सो रीनल पेपिला, अभी हम देखेंगे कि रीनल पेपिला का क्या रोल है और रीनल पेपिला किन किन स्ट्रक्चर्स का ओपनिंग आउटलेट सर्व करता है। सो रीनल पेपिला एज ऑफ नाउ आप कह दो सकते हो कि ये एपेक्स है किसका? ट्रायंगल पिरामिड का। और ये जो है ये बेस है। ओके, और इसके अंदर बहुत सारे तरीके मैंने लाइंस बना दिए हैं। दीज लाइंस, जैसे हम आगे भी देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो हमें पता चल जाएगा कि ये लाइंस जिनको हम यहाँ पे मैं लाइंस कह रही हूँ, दे आर नॉट जस्ट लाइंस, दे आर एक्चुअली द लूप ऑफ फेनले एंड द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ वेरियस नेफ्रॉन। तो हम जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे लोकेट करेंगे तो हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। एज ऑफ नाउ मैं इन ट्यूब्स को क्योंकि ये लूप ऑफ फेनले के लूप है, अब सिंस जाहिर सी बात है अभी आपको लूप ऑफ फेनले मैंने बताया नहीं है, सो अभी के लिए मैं इनको नेम करूंगी डक्ट्स ऑफ बेलिनी। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू कॉल दिस ducts as ducts of Bellini. So ducts of Bellini present in the pyramid. You have the renal papilla here. Now कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट मेडुला के अंदर इन्वेड होता है और हर एक ट्रायंगल को सेपरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम सेइंग इज दिस is the cortex part coming inside. Okay, again this cortex part is coming inside. Okay, so can you see each triangle is separated by this columns. Each triangle is separated by this column, and these columns which are separating this triangles is called as columns of Bertini. क्या बोलोगे आप इसको? Columns of Bertini. अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ducts of Bellini और columns of Bertini में। So मैं बता दूं columns of Bertini are like a section or column which are separating all renal pyramid फ्रॉम ईच अदर। और ये कॉर्टेक्स के इन्वेजिनेशन है मेडुला के अंदर। ठीक है, ये कॉर्टेक्स के क्या है? इन्वेजिनेशन है मेडुला के अंदर। Whereas ducts of Bellini ये लूप ऑफ फेनले और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के डक्ट्स है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर ये देख लेते हैं हम। अब रीनल पेपिला से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलेंगे इस तरीके से ट्रायंगल्स के ओपनिंग में, जिन्हें हम बोलेंगे माइनर कैलिक्स। ओके, सो these structures which are coming immediately out of the triangle are called as minor calyx. प्लूरल है तो माइनर कैलाइसिस भी बोल सकते हैं हम। सो माइनर कैलाइसिस अराउंड 8 to 12 इन नंबर्स रहेंगे, और जो इनको मिला के जो ये बनेगा, सपोज लेट्स से दिस माइनर कैलिक्स ये एक मेजर कैलिक्स बन गया। दिस इज अ मेजर कैलिक्स। सो 2 to 3 मेजर कैलिक्स विल बी देयर इन ईच किडनी। 2 to 3 मेजर कैलिक्स विल बी देयर इन किडनी। ओके, इस तरीके से। सो ये भी हमारा क्या हो गया? सो दिस, इफ आई वांट टू हाईलाइट, सो दिस स्ट्रक्चर्स एंड इवन हियर दिस। सो मैंने यहाँ पे एटलीस्ट 2 मेजर कैलिक्स बताए हैं। ठीक है, सो दीज आर 2 मेजर कैलाइसिस अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी कोई डाउट है? सॉरी, अब प्लेसमेंट ऑफ नेफ्रॉन, प्लेसमेंट ऑफ नेफ्रॉन, जैसे कि नेफ्रॉन जो इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ये मैं आपको बता दूं कि देयर आर 10 लाख नेफ्रॉन। ओके, टोटल कितने नेफ्रॉन है? 10 लाख। और ये भी बता दूं कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल? करता धरता, जैसे कि अगर मैंने बताओ कि बायो अगर लाइफ है तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
अगर ब्रेन है तो नेफ्रॉन, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मसल है तो सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो सिमिलरली अगर किडनी है तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, तो नेफ्रॉन कैसे प्लेसमेंट कैसे रहेंगे इनके, ये देखो यहाँ पे इस तरीके का एक नेफ्रॉन में आपको बता दूं, सो डिटेल में भी हम देखेंगे। ये एक नेफ्रॉन है, इस तरीके से इसका पीसीटी, देन लूप ऑफ एनले, देन डीसीटी, देन अगेन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इस तरीके से ये एक नेफ्रॉन प्लेस होता है। दीज आर नेफ्रॉन। सो ऐसे 1 मिलियन आप कह सकते हो प्रेजेंट इन किडनी। एम आई क्लियर नाउ? Can I proceed further? So this was all about the longitudinal। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमने पूरा किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा इन शॉर्ट देखा, और किडनी को हमने वहां से जूम आउट किया और हमने इसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देखा। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड देन द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। Okay, so let's see how this nephron looks like। अब नेफ्रॉन वही वाला पार्ट है, स्ट्रक्चर है जो यूरिन बनाएगा, है ना। सो बॉडी में यूरिन कौन बना रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा किडनी, और उसके अंदर कौन है बना रहा है, नेफ्रॉन। सो दिस कॉइल्ड पार्ट जो मैं बना रही हूँ, हाईली कॉइल्ड पार्ट, इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड। क्या बोलेंगे हम इसको, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम इन शॉर्ट पीसीटी भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहां से, अब इसमें थिक और थिन भी होता है, बट लेट मी जस्ट ड्रॉ यू। दिस इज द लूप ऑफ एनले। So this is the descending limb of inlay. This is the ascending limb of inlay, and this is the U shape or hairpin shape loop, or called as Henle's loop, ठीक है। अब यहां से इस तरीके का ये स्ट्रक्चर सेम कॉइल्ड होगा, इसे हम कहेंगे डिस्टल convoluted tubule। This is the collecting, थोड़ा स्ट्रेट होता है ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये लेट्स से ये दूसरा नेफ्रॉन है, ये दूसरा नेफ्रॉन का कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आया है यहाँ पर, और ये जिन जिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन के आएंगे तो एक डक्ट बनेगा, जिसको हम कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट। हम क्या कहेंगे इसको, कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट ओपन होगा रीनल पेपीला पे। ओके, सो यहाँ पे कौन रहेगा, वो याद है हमने ट्रायंगल का एपेक्स बोला था, रीनल पेपीला।
ओके, सो कलेक्टिंग डक्ट बना है जहां पे बहुत सारे नेफ्रॉन अपने यूरिन पोर करेंगे। सो ये एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, दिस इज अ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑफ दिस नेफ्रॉन एंड फाइनली दे विल गोइंग टू पोर द यूरिन। ओके, अब ये असेंड डिसेंडिंग लिम्ब है क्योंकि ये ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जाने वाले लिम्ब को हम असेंडिंग बोलेंगे एंड दिस इज अ यू शेप हेनलेस लूप। प्रॉक्सिमल पीसीटी, इसे हम डीसीटी भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो आपने जितना भी पार्ट देखा ना, ये ट्यूबुलर पार्ट देखा। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का अगर मैं आपको बताऊं, सो मेरे पास दो पार्ट है नेफ्रॉन के मेजर। एक जिसको मैं कहूंगी मैल्फिजियन कॉर्पस्कल, कॉर्पस्कल मीन्स बॉडी, मैल्फिजियन बॉडी एक पार्ट है, और जो दूसरा पार्ट उसे मैं कहूंगी रीनल टिब्यूल। व्हाट आई एम गोइंग टू कॉल इट एज रीनल टिब्यूल। सो रीनल टिब्यूल में ये सारे जितने मैंने लेबल किए हैं ये सब आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। So Malpighian corpuscles and renal tubule. So ये PCT, DCT, loop of Henle के parts and collecting tubule. These are all the renal tubule. अब ये जो part है, this is the head. इसको हम क्या बोलेंगे? Head of nephron. क्या बोलेंगे हम इसको? Head of nephron. अब हेड ऑफ नेफ्रॉन में बहुत सारी चीजें हैं और इनके फंक्शन कैसा है वो हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ते हैं। अभी तो हम फिलहाल सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सो यहाँ पे ये बता दूं कि आर्टरी आती है अंदर एक, जिसका डायमीटर बड़ा होता है। दिस आर्टरी इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टरी। क्या बोलेंगे हम इनको? एफरेंट आर्टरी। दिस आर्टरी डिवाइड्स इनटू मिनी कैपिलरीज। कुछ बुक्स में तो ऐसे कहा है कि सिर्फ 4 से 5 कैपिलरी में स्प्लिट होता है। दिस bunch of capillaries called as glomerular capillaries। क्या बोला है अपन इसको? glomerular capillaries। tough glomerular capillaries ये भी बोल सकते हैं। glomerular capillaries are tuft or bunch of glomerular capillaries and these goes back with a smaller diameter. This is called as efferent। ओके, ये आर्टेरियोल होगा क्योंकि रीनल आर्टरी अब स्प्लिट हुआ ना, efferent arteriole। ओके, सो एफरेंट आर्टेरियोल, efferent arteriole, tuft of glomerular capillaries। और ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलेंगे Bowman's capsule या यूरिनरी स्पेस। यहाँ पे कौन आएगा? फिल्ट्रेट आएगा। जब ये एफरेंट और एफरेंट जब ब्लड लेके आता है, ब्लड एंट्री यहाँ से करता है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो फिल्टर आउट हो जाती है, और जो फिल्टर आउट हो जाती चीजें उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं ना। इसके अंदर ना आरबीसी रहता है, ना डब्ल्यूबीसी रहता है, ना प्रोटीन्स रहता है। हाँ, अगर यूरिन जब हम टेस्ट के लिए जाते हैं, यूरिन टेस्टिंग करते हैं, तो कभी कभी उसमें पस सेल्स, डब्ल्यूबीसी सेल्स डिटेक्ट होते हैं, मतलब देयर इज अ हाई राइज ऑफ इन्फेक्शन। कभी ब्लड आ जाता है यूरिन में, तो ये सब डिसऑर्डर कंडीशन है। जैसे कि आरबीसी इन द यूरिन, नॉर्मल कंडीशन तो है नहीं, आरबीसी नहीं होते हैं यूरिन में, बट अगर कोई कंडीशन है जिसमें यूरिन टेस्ट करते हैं, तो ये सब जब फिल्टर होके आ जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, डायबिटिक पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज का क्वांटिटी बहुत होगा, सो नॉर्मली ग्लूकोज तो रिअब्सॉर्ब हो जाता है यहाँ से, हम रिअब्सॉर्प्शन में देख सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सो हेड ऑफ द नेफ्रॉन विल बी हैविंग ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्लस बोमेन्स कैप्सूल। इनको मिला के बनता है ये मैल्फिजियन कॉर्पसेस। अब जो हमने किडनी के जोन्स देखे थे, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, सो कॉर्टेक्स में हमारे पास कौन जाएगा? पीसीटी। सो पीसीटी किस में रहेगा? कॉर्टेक्स में रहेगा। डीसीटी कहां पे रहेगा? कॉर्टेक्स में रहेगा। लूप ऑफ हेनले कहां आएगा? मेड्यूला में आएगा। ओके, सो ये रीनल मेडुला में। अब याद है जब हम डक्ट ऑफ बेलिनी बोल रहे थे, डक्ट ऑफ बेलिनी रीनल पिरामिड्स में जो डक्ट्स ओपन हो रहे थे वो मेडुला में आ रहे थे, राइट? सो दोज मेडुला में, और ये कलेक्टिंग डक्ट भी आगे जाके मेडुला में रहेगा। सो दीज आर ऑल टुगेदर कॉल्ड एज डक्ट ऑफ बेलिनी एंड दिस विल बी इन द कॉर्टेक्स। और ऑब्वियसली ये जो हेड पार्ट है ये भी कहाँ पे रहेंगे? कॉर्टेक्स में रहेंगे। ओके, अब लास्ट चीज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, जैसे कि कुछ नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है
और कुछ नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ एनले बड़ा होता है। सो जो एनिमल्स जहाँ पे एडेप्टेशन के हिसाब से कंजर्वेशन ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे लॉन्गर लूप ऑफ एनले भी रहेगा। इवन मैमल्स प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, हाइपरटोनिक यूरिन, तो हमें लूप ऑफ एनले बड़ा है। और 15% लूप ऑफ एनले बड़ा होगा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का, मैं बता देती हूँ। दिस इज द लास्ट पार्ट। सो एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इसमें है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो है कि जिनका प्लेसमेंट पूरा कॉर्टेक्स में है और सिर्फ लूप ऑफ एनले उनका जस्ट टच करता है मेडुला में, इट इज नॉट डीपली बरीड इन द मेडुला। सो दे आर हैविंग अ स्मॉल लूप ऑफ एनले। इसीलिए एक वासा रेक्टा जो इनके ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी इनमें पुअरली डेवलप होते हैं। ओके, एंड दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन। Whereas जक्स्टा मेडुलरी मतलब क्या है? जक्स्टा मतलब क्या होता है? नियर। जक्स्टा जक्स्टा मतलब क्या होता है? नियर, नियर टू मेडुला। सो दे well developed vasa recta, longer loop of Henle that dips into medulla. So these are the two types of nephron. This forms around 85% of the nephron in the kidney. This forms around 15%. So जितना बड़ा loop of Henle रहेगा उतना ज़्यादा concentrated urine होगा. Okay. So loop of Henle have a role in the concentration of the urine. That's it. और एक और चीज है, जैसे कि मैंने कहा था मीजोनेफ्रिक किडनी जो होती है तो उनके पास लूप ऑफ एनले ही नहीं होता है। तो फिश एंड एम्फीबियंस जो कि ऑलरेडी पानी में होते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर इतना इनके लिए असेंशियल नहीं हो पाता है। इतना इतना नहीं चाहिए होता है जितना कि लैंड एनिमल को कंजर्व करना होता है वाटर। इसलिए मीजोनेफ्रिक जो एनिमल्स होते हैं जिनके पास, सॉरी, मीजोनेफ्रिक किडनीज होती है उनके पास लूप ऑफ एनले नहीं होता है, और मोस्टली ये पानी वाले एनिमल्स होते हैं। हम लैंड एनिमल्स है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड नीव्स, हमारी किडनी जो होती है वो मेटानेफ्रिक किडनी होती है। So that's all about today's lecture. I hope you like the lecture and सब बच्चों को सब समझ में आया हो जो मैंने पढ़ाया, and yeah, thank you until next time.